बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो जगहों पे इस वक्त सफ़े मातम है, एक डरा इस्माइल खान, एक जाती उमरा। दोनों जगहों पे मियाँ साहब भी परेशान हैं और मौलाना साहब भी परेशान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को बड़े कंफर्टेबल जोन में बैठी है, वो अपने आप को महफूज तस्वर कर रही है। उनका इलेक्टोरल कॉलेज वो समझते हैं कि वो बिल्कुल महफूज है और सिंध उनको वापस मिल जाएगा। लेकिन मौलाना और नवाज शरीफ साहब इजाफी कुमक मांग रहे हैं, इजाफी मदद मांग रहे हैं और वो किस किस के दर पर हाजिरी दे रहे हैं और किस किस को अर्जी डाल रहे हैं कि जनाब खुदा के लिए हमारी मदद की जाए। हम इलेक्शन हार चुके हैं, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए हमारी मदद फरमाई जाए और हमारी जान छुड़वाई जाए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं तो हम 8 फरवरी को अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना नहीं कर सकेंगे। कुछ चीजें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आपको तसल्ली होगी और आप मुतमईन होंगे। सूरत हाल इस वक्त यह है, पहले जरा आज के दिन का जायजा ले लें कि इस वक्त हो क्या रहा है। अदालतों में एक तरफ शरीफ फैमिली, उनको मुकम्मल तौर पे रिलीफ मिलता जा रहा है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। मूड 100% तब्दील हुआ है। हुक्म हाकिम है कि किसी भी सूरत में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, इनको मैदान में भी उतरने नहीं देना और अगर बामरे मजबूरी इनको उतरना भी पड़े तो इनके पास खिलाड़ी ना हो, टीम ना हो और इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगे कि जनाब हम तो दे रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो यह कि आज एहतसाब अदालत आशियाना इकबाल रेफरेंस, इसमें शहबाज शरीफ साहब और शरीक मुल्ज़मान दीगर 10 मुल्ज़मान थे, सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और इसमें नैब ने जो पहले इल्जाम आयद किया था और मीडिया में सबको बताया गया था और वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले एहतसाब अदालत, लाहौर की एहतसाब अदालत ने जुल्करनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुल्ज़मान को रेफरेंस से बरी कर दिया गया है और इनमें फवाद हसन फवाद हैं, अहद चीमा है, शाहिद शफीक हैं, बिलाल कोतवाई हैं, इम्तियाज हैदर हैं, इसरार सईद हैं, अरफ भट्ट हैं और 2 मरकजी मुल्ज़मान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही रेफरेंस से बरी कर चुकी है। आई थिंक कामरान कियानी जो है वो जनरल कियानी साहब के भाई हैं और आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कहा था कि 16,000 गरीब शहरियों ने इसमें 61 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन आज अदालत ने इस पे बरी कर दिया और ये 10 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की थी। ये एक इंपॉर्टेंट केस जो है इख्तिताम को पहुंचा और इस तरीके से जो है वो सिलसिला सदका जारिया जिसे कहते हैं वो जा रहा है, नवाजिशात जारी हैं। दूसरी जानिब अब ये तो एक तरफ की तस्वीर है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब को वही नैब फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब इसमें बता दूं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान वो ठुड्डा मार के गए थे। उनको वजीर आजम हाउस में भी बुलाया गया था, शहबाज शरीफ साहब ने भी बुलाया था, राना साहब ने भी उनको धमकियां शमकियां दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब चेयरमैन नैब साहब आप अपना काम करें और फुल डोज दें, लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी इस्तीफा दे दिया था और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल असगर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया था और वो इस्तीफा दे के अपने घरों को चले गए थे और शायद नायब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने भी, डिप्टी चेयरमैन जो है नैब के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तीनों अफसरान जो हैं अपने अपने घरों को चले गए थे और उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने ये बता के गए थे कि जनाब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम 10-10 मरले पे तो एक एक किनाल वाले को तो सजा दें और 10-10 अरब रुपए वाले को माफ कर दें, ये वो बता के गए थे। तो इसलिए ये सिलसिला हो रहा है क्योंकि आजकल नजीर अहमद भट्ट साहब हैं और वही हिदायत दे रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो हो गया एक। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट में ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। सुबह दोपहर शाम कोशिश की जा रही है, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये वो नैब केस है जिसमें नैब जो है कई दफा बुला के उन्होंने रेफरेंस फाइल नहीं किया था, कई दफा बुलाया, उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, सब कुछ करवाया, अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, सारा हिसाब किताब दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब जरा आते हैं, इसमें 60 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया है
اور جو کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے ڈاکومنٹ ہے ایک پڑا ہے اور اس میں آڈٹ ہوا ہے القادر ٹرسٹ کا آڈٹ رپورٹ ہے، اس میں اس کے کل اثاثے جو ہیں القادر ٹرسٹ کے 66 کروڑ روپے ہیں اور 47 کروڑ کی زمین ہے جو کہ عطیہ کے طور پہ آئی، اور بقیہ اس کے اثاثے ہیں 66 میں سے آپ 47 مائنس کر دیں تو باقی جو بچے گا یہی کوئی تقریباً 19 کروڑ روپے بچے گا جی۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس میں جو القادر ٹرسٹ کی جو ڈیڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ ہی عمران خان صاحب اور نہ ہی بشرا بی بی جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی مالی منفعت اس سے اٹھائیں گے۔ تو یہ کیس ہے، جبکہ اس پہ الزام ہے 60 ارب روپے کا، اور یہ واحد کیس ہے کہ جس میں بار بار بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں آیا پاکستان سے باہر، اور بغیر کسی خرچے کے اور بغیر کسی لیٹیگیشن کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہوا، جو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی۔ اب آتے ہیں ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کہ ہو کیا رہا۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، عامر فاروق صاحب نے، بہت ہی آنریبل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور ان کی سروس بھی بڑی لمبی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ انہیں بہت احتیاط سے اچھے طریقے سے کھیلنا چاہیے اپنی اننگز، کیونکہ وہ کافی سیزنڈ جج ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت ہی ہائی کوالیفائڈ ہیں، فارن کوالیفائڈ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پریشر سے نکلنا چاہیے ان کو، اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے اور ہیں، اور ان کو اس پریشر سے نکلنا چاہیے جو ان پہ پریشر ہے اس وقت، کیونکہ اگر وہ اس وقت پریشر برداشت کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اپنا کیریئر بھی بچائیں گے اور اپنی عزت بھی بچائیں گے، لیکن اگر وہ پریشر نہیں برداشت کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر کرٹیسزم تو ہوگا اور ہر چیز آئے گی، کیونکہ ان کے جو ججمنٹس آ رہی ہیں وہ مسلسل ایک سائڈ کا انہوں نے رائٹ سائڈ کا جو ونڈو ہے وہ بالکل بند کیا ہوا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے کس طریقے سے اغوا کیا گیا تھا اس میں سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اور اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا، جو کہ افسوسناک تھا۔ حالانکہ اس دن مجھے معلوم ہے کہ اس دن تمام آنریبل ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ایک سخت آرڈر کی توقع لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ اس دن عمران خان کا گریبان نہیں پھاڑا تھا، انہوں نے عمران خان کا سر نہیں پھاڑا تھا، اور وکیلوں کے سر نہیں پھاڑے تھے۔ کھڑکیاں جو ہیں وہ عمران خان کے گھر کی نہیں ٹوٹی تھیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ عدلیہ کے کھڑکیاں تو ٹوٹی تھیں، عدلیہ کا گریبان پکڑا تھا، عدلیہ کو اس دن اغوا کیا گیا تھا، اور عدلیہ کو اس دن دھمکی دی گئی تھی، وہ عدلیہ کو بے لباس کیا گیا تھا اس دن جو 9 مئی کو ہوا تھا۔ تو اس لیے آنریبل ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے وہ سخت فیصلے کی توقع کر رہے تھے، لیکن عامر فاروق صاحب نے اس عمران خان صاحب کے اس اغوا کو جائز قرار دے دیا اور ایک ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔ وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فوٹیج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، جس میں وہ ساری کے سارا ایویڈنس تھا، وہ ایویڈنس ہی غائب کر دیا گیا، اور اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا۔ اس لیے اب جو تھا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت تھی، اور اس درخواست ضمانت میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ کچھ لکھ دیا جو کہ لکھنا نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی لکھا جا سکتا تھا، کیونکہ درخواست ضمانت ہوتی ہے وہ یا خارج ہو جاتی ہے یا ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اگر خارج ہو جائے تو سمپل لکھا جاتا ہے، اس میں فائنڈنگز نہیں دی جاتی، اس میں اپنا جو میرٹ پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو لیکن انہوں نے میرٹ بھی ڈسکس کر دیا، اس میں انہوں نے اپنا مائنڈ بھی اپلائی کر دیا، اس میں انہوں نے لوور کورٹ کو بتا بھی دیا، یعنی کہ ایک طرح کی ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز پاس کر دی اس حکم نامے میں کہ اس میں کیا کیا سزا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب پہ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ سزائے عمر قید اور سزائے موت ہے، اور شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب پہ دفعات لگائی گئی ہیں اس کی سزا جو ہے ان کے بادی نظر میں انہوں نے کہا کہ سزائے موت بنتی ہے یا عمر قید بنتی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ضمانت اس وقت نہیں بنتی، اور عمر قید اور سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتی ہیں، اور اس لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے، تو لہٰذا ضمانت مسترد کی جاتی ہے، اور بتا بھی دیا کہ اس میں بھائی سزائے موت اور عمر قید سزا ہے کم از کم۔
तो इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन एक जो है सारी चीज का एक फायदा मैं आपको बता दूं कि बहुत हो रहा है, इमरान खान साहब को होगा, और वो होगा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो सारे के सारे केसेस सुन रहे हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, और मोस्टली केसेस वो अपने पास रखते हैं। तो जाहिर है जब उनके पास मेन अपील आएगी, मेन अपीलें आएंगी और फर्ज करें जी सजा सुना दी जाती है, तो जब मेन अपील आएगी तो वो आमिर फारूक साहब सुन नहीं सकेंगे, और वहां पे जाके इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, दीगर रहनुमाओं को मुकम्मल तौर पे फायदा होगा। और क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो अवेल कर रहे हैं और वो सारे के सारे केसेस अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने एक नोट पुट किया था, उन्होंने कहा था जी कि चीफ जस्टिस नहीं होते तो वो केसेस मार्क नहीं किए जा सकते, अर्जेंट पिटीशंस आती हैं और बेंचों की तश्कील नहीं हो पाती, तो इसलिए इस पे कोई रेगुलेट इसको करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसको रेगुलेट तो कर दिया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि बेंच की तश्कील जो है वो मेरे पास होगी, वो फोन पे भी मैं हदायत दे सकता हूँ, फोन पे भी ली जा सकती हैं। जाहिर है उन्होंने कहा ये तो होली छोली इख्तियार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही रहेगा, यानी कि मेरे पास रहेगा। हाँ, अलबत्ता केसेस आप मार्क कर सकते हैं। तो लिहाजा अब मैं ये कहूंगा कि वो उस वक्त कहा जाता था बेंच बनते हैं, लाइक माइंडेड बेंच है, हम ख्याल बेंच हैं, और ये सारी का सारा जो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बयानिया बनाया गया था जब उमर अता बंदियाल साहब थे चीफ जस्टिस थे और दीगर ऑनरेबल जजेस थे। आजकल वो बयानिया मेरा ख्याल है कि कहीं रूपोश हो गया है, और क्योंकि अब उल्टी गंगा बह रही है, तो लिहाजा ये हो रहा है। अब एक और आपको मैंने कहा था कि एविडेंस जो आपको बता दूं कि हो ये रहा है कि आज बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई कल, और आज मुलाकात हुई जनाबे अमरीकी सफीर से नवाज शरीफ साहब की, और उसमें जो खास तौर पे देखें ये दो तरफा उमूर डिस्कस किए जाते हैं। सफीरों का मिलना कोई मजायका नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए, मुलाकातें होती हैं, लेकिन उन मुलाकातों में होता क्या है, असल मामला ये है, कंटेंट क्या है। अभी ये मुस्लिम लीग नवाज का ही अपना ही प्रेस रिलीज है, वो जारी किया उन्होंने इस मुलाकात के बाद। अभी अमेरिकी एम्बेसी का नहीं आया, अमेरिकन सफारत खाने का जब आएगा तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल, खास तौर पे आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। अब अमरीकी सफीर के साथ नवाज शरीफ साहब इंतखाबात की तैयारियां डिस्कस कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अमरीकी सफीर से डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। यानी अमरीकी सफीर, इससे बड़ा लतीफा क्या हो सकता है, ये मुस्लिम लीग नवाज कह रही है, हम नहीं कह रहे। ये मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए अमरीकी सफीर को भी और सफारत खाने को भी कि ये क्या कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, ये मुस्लिम लीग नवाज का है, ये सामने पड़ा है मेरे पास, उनका जो प्रेस रिलीज है। उन्होंने फरमाया है, दोबारा मैं बता देता हूं कि अमरीकी सफीर ने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। तो ये है जनाब सूरत हाल, और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। फिर आगे जाके उन्होंने लिखा है कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकतदारी की अहमियत का इतराफ़ किया, और यह सिलसिला है जी सूरत हाल। अमरीकी सफीर और नवाज शरीफ ने तिजारत, मईशत, मौसमियाती तगय्युर, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत दो तरफा दिलचस्पी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। तो ये है जनाब, हमने आपके सामने रख दिया, ये हमने अपनी पास से नहीं कहा, ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट मुस्लिम लीग नवाज का अपना है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या है, और इस वक्त ये सारी क्यों मांगी जा रही हैं, ये तासुर क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। ये असल में बताया जा रहा है कि जनाब हमारी तो बात हो गई है,
اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تو بات ہو گئی ہے، جیسے عطا طارق صاحب نے کہا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور ہماری بات ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی چھٹی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ کو ایک اہم چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کو تیار، بشرطے کہ اسے دوبارہ نہ لانے کا وعدہ کیا جائے، یعنی ہم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں گے اور لیکن وعدہ کیا جائے ہمارے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو یہ ہے جی حقیقت، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔